अगली सुबह मिडोरी राक्षसों की लाशों के ढेर पर बैठा होता है और अकादमी के निदेशक को कॉल करता है। वो उसे इस रैंक राक्षस की हार की जानकारी देता है, लेकिन स्पष्ट करता है कि ये उसकी करतूत नहीं है। रेवन के फुटेज के आधार पर वही कनागी है जिसने उस प्राणी को मारा है। मिडोरी को यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कनागी ने लगातार 3 बार हंटर परीक्षा में असफलता पाई है। वो निदेशक से एक मदद की मांग करता है। वापस अकेडमी में छात्र पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उस भारी आभा ने कई लोगों को हिलने तक नहीं दिया, और अब वे ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन उस राक्षस को हरा सकता था। एक छात्र मजाक में अपने दोस्त से कहता है कि उसने ऐसा किया, लेकिन उसका दोस्त उस विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि पिछले 1 दशक से कोई भी एस रैंक हंटर नहीं उभरा है। हालांकि अफवाहें हैं कि स्लेयर वास्तव में उनका अकेडमी का ही छात्र है। कनागी एक छड़ी का सहारा लेकर अपने कांपते शरीर के साथ कैंपस से गुजरता है। वो बातचीत सुनता है। ये देख हैरान है कि ये घटना चर्चा का एकमात्र विषय बन गई है। अचानक एक आदमी उससे टकराता है, उसे जमीन पर गिरा देता है, और ये सोचकर उसका मजाक उड़ाता है कि कनागी जैसा कोई एस रैंक स्लेयर हो सकता है। कनागी सच्चाई जानता है, उसने ही दानव को हराया है, लेकिन केवल संस्थापकों को अपना शरीर उधार देकर। अब उसके शरीर में उनकी शक्ति के प्रभाव से भयंकर दर्द हो रहा है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसका मजाक उड़ाते हुए। वो हिनोई है जो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाता है कि उसे उन्हें पीछे छोड़ना है। हिनोई का लहजा चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक दोनों है, जो कनागी को दोबारा संतुलन पाने और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। कनागी पिछली रात के अपने शब्दों को याद करता है और शांत आत्मविश्वास के साथ अपने संकल्प की पुष्टि करता है। वो खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर करता है, अपने शरीर के बाकी दर्द को नजरअंदाज करता है। हिनोई उसके भीतर रहते हुए हल्की हंसी हंसता है और उसे अपना संकल्प दिखाने को कहता है। हिनोई एकेडमी के छात्रों को देखता है और निराश महसूस करता है। वो सोचता है कि इस युग के अवेकनर सामान्य मनुष्यों से ज्यादा मजबूत नहीं हैं, जो कि उनके समय के योद्धाओं से बहुत अलग हैं। वो सोचता है कि अगर टावर अब प्रकट हुआ तो दुनिया निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। हालांकि उसके विचार बाधित होते हैं जब वो पास ही एक शक्तिशाली आभा महसूस करता है। कनागी देखता है कि हिनोई का व्यवहार अचानक बदल गया है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हिनोई इसे टाल देता है। हालांकि वो उस विशाल ऊर्जा को भूल नहीं सकता जो उसने अभी महसूस की है। उसी क्षण एक प्रोफेसर कनागी को बुलाता है और उसे जल्दी आने को कहता है। कनागी मानता है कि ये उसके इस्तीफे के पत्र के बारे में है, इसलिए वो संकोच पूर्वक आगे बढ़ता है। वो अच्छी तरह जानता है कि वो हंटर की योग्यता परीक्षा पास करने के अपने 3 मौके गंवा चुका है, और असफलता का मतलब है कि उसे फिर से शुरू करना होगा। उसे आश्चर्य होता है जब प्रोफेसर उसे फिर से परीक्षा में शामिल होने का आदेश देता है। ये खबर कनागी को स्तब्ध कर देती है, क्योंकि ऐसे अवसर लगभग कभी नहीं मिलते। इसी दौरान छात्र खिड़कियों से झांकते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं। कोई भी पहले कभी हंटर की पुनः परीक्षा होते हुए नहीं याद कर पा रहा है। मैदान में कैनी दौड़ की स्थिति में है। वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पहली चुनौती है 100 मीटर की दौड़, जिसकी औसत पूर्णता समय 3.6 सेकंड है और रिकॉर्ड 2.7 सेकंड का है। वही छात्र जिसने पहले कानागी को धक्का दिया था, अब उसे असफल कहकर ताना मारता है। जैसे ही कानागी दौड़ना शुरू करता है, छात्र हैरानी से देखते हैं जब वो केवल 1.2 सेकंड में फिनिश लाइन पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 30,000 मीटर की दौड़, जिसकी औसत समय सीमा 4 मिनट 20 सेकंड है और रिकॉर्ड 3 मिनट 17 सेकंड है। कानागी फिर से सबको चौंका देता है। वो इसे केवल 1 मिनट 17 सेकंड में पूरा कर लेता है। इसके बाद के टेस्ट, पुशअप्स, बेंच प्रेस और अन्य सब में भी वही नतीजा मिलता है। कानागी हर रिकॉर्ड को पार कर जाता है, अक्सर पिछले श्रेष्ठ रिकॉर्ड से दुगुना प्रदर्शन करता है। छात्र चकित रह जाते हैं, कुछ तो उसकी नई शक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। कानागी खुद सोचता है कि क्या अभी भी संस्थापक उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हिनोई उसे आश्वस्त करता है कि वे उसके परफॉर्मेंस में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हेडमास्टर के ऑफिस में मिदोरी को कानागी मैनाडो की पूरी रिकॉर्ड फाइल सौंपी जाती है। जैसे जैसे वो दस्तावेज पलटता है, वो कानागी की असाधारण ट्रैक रिकॉर्ड से प्रभावित होता है। हालांकि हेडमास्टर इस पुनः मूल्यांकन के अनुरोध पर अपनी प्रारंभिक शंका व्यक्त करता है। जबकि कानागी की शारीरिक क्षमता निर्विवाद है, असली चिंता हमेशा उसकी जादुई क्षमता रही है। पिछले 3 वर्षों में किए गए हर मूल्यांकन में उसकी माना लेवल्स पूरी तरह अज्ञात रहे हैं, जिससे वो जादू का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। हेडमास्टर ने कभी भी कानागी को एकेडमी के लायक नहीं माना है।
मिदोरी की सचिव, जो इस रहस्योद्घाटन से हैरान नहीं होती, अपेक्षित परिणाम की पुष्टि करती है। फिर भी उसे स्थिति में मजा आता है और वो संकेत देती है कि चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं चलेंगी। प्रशिक्षण मैदान पर कानागी अपने जादुई मापन परीक्षण के लिए तैयार होता है। परीक्षण का निरीक्षण कर रहे प्रोफेसर प्रक्रिया को विस्तार से बताते हैं। उसे अपनी माना एक बड़े पंखे में प्रवाहित करनी होगी जिससे उसे 30 सेकंड में गति दी जा सके। घूंडन की संख्या के आधार पर उसका स्कोर तय किया जाएगा। मानक प्रदर्शन 1513 स्पिन्स है, जबकि अब तक का उच्चतम स्कोर 4022 रहा है। जैसे ही कानागी खुद को तैयार करता है, उसे पिछली असफलताओं की याद आती है। भले ही उसने पहले कितना भी प्रयास किया हो, पंखा कभी भी उसकी माना से हिला तक नहीं है। उसकी माना को महसूस न कर पाना हमेशा से उसकी कमजोरी रही है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार वो इसे अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता है। उसके दाहिने पैर से शुरू होके उसके शरीर के आर पार होके फिर वापस लौटती है। वो समझता है कि उसकी सांसें इस प्रवाह को नियंत्रित और तेज कर सकती हैं, जिससे वे ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ की हथेली से बाहर निकाल सकता है। जैसे ही प्रोफेसर परीक्षा शुरू करने का संकेत देता है, कानागी अपनी माना को छोड़ देता है। तुरंत पंखा आश्चर्यजनक गति से घूमने लगता है। दंती मशीन इस तेजी से बढ़ती गति को दर्ज करने में असमर्थ हो जाती है और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि पर्यवेक्षक संख्याएं तक नहीं देख पाते। गति अपेक्षा से कहीं ज्यादा बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे, मशीन फट जाती है। अब पंखा पूरी तरह से अलग होकर मैदान के आर पार एक कटर की तरह उड़ जाता है। छात्र चिल्ला उठते हैं जब वो सीधा इमारत की ओर बढ़ता है और जोरदार टक्कर के साथ हेडमास्टर के ऑफिस में जा घुसता है। भीतर हेडमास्टर मुश्किल से उड़ती मलबे से बच पाता है और सदमे से गिर जाता है। मिदोरी की सचिव, जो इस दृश्य से हक्का बक्का रह जाती है, मुश्किल से समझ पाती है कि अभी क्या हुआ। इस बीच मिदोरी इस पूरे हंगामे से अप्रभावित होकर बस मुस्कुराता है। उसे कानागी की शक्तियों और अपनी में समानता साफ दिखाई देती है। मिदोरी के अनुसार कानागी से पहले केवल एक ही व्यक्ति ने ऐसा अमापन स्कोर प्राप्त किया है और वो व्यक्ति स्वयं मिदोरी है। प्रोफेसर, जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने अभी क्या देखा, घोषणा करता है कि कानागी ने हंटर परीक्षा पास कर ली है। छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है और वे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कानागी अपने हाथों को देखते हुए कांप रहा है, अविश्वास में। वो वर्षों से खुद को माना प्रयोग में असमर्थ मानता रहा है, लेकिन ये शक्ति उसमें हमेशा से थी। दूसरी तरफ हिनोई इसे शांत संतोष से देखता है, जिसे वो पहले ही अनुमान लगा चुका था। कानागी जानता है कि अब सब कुछ बदल गया है। संस्थापकों को अपना शरीर सौंपकर उसने अपने भीतर छुपी निष्क्रिय क्षमता को खोल दिया है। हिनोई हंसते हुए टिप्पणी करता है कि जो उसके सामने है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। नथिंगनेस की मोहर के साथ उसकी नियति तय है, मानो वो पिछले 100 वर्षों से इस क्षण की इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो और सोच सके, एक भारी आभा उन पर उतर आती है, हवा में झटके भेजती है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वो क्षण भर के लिए बोल नहीं पाता। उसका मन विस्फोट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हिनोई तुरंत उस जबरदस्त आभा को पहचान लेता है, वही जो उसने सुबह महसूस की थी। उसके सामने जैसे उस दबाव से जन्म लेकर खड़ा होता है दंत कथा बन चुका मिडोरी। कनागी उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मिडोरी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हंटर है। मिडोरी उतरते ही सीधे उससे बात करता है। वो हंटर परीक्षा में उसकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, उसे पहचान दिलाता है, लेकिन कनागी मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दे पाता है। फिर मिडोरी उसके सामने एक नई चुनौती रखता है, एक अतिरिक्त परीक्षा। मिडोरी चाहता है कि कनागी उसे, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को, एक बार भी छू सके। ये सुनकर कनागी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। मिडोरी, 23 वर्ष की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल 9 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से हंटर की उपाधि प्राप्त कर ली थी, अब उसके सामने खड़ा है। उसकी उपलब्धियां किंवदंती बन चुकी हैं। उसने हजारों दानवों को चंद पलों में राख में बदल दिया है। उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि अन्य हंटर भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। 10 साल पहले उसने अकेले ही पेंडेमोनियम आउटब्रेक को समाप्त किया था और 5 साल पहले उसने क्यूशू आउटब्रेक को दबा दिया था। वो एक जीता जागता सिंगुलैरिटी है। मिडोरी अपनी चुनौती को सबसे सरल शब्दों में समझाता है। कनागी के पास उसे छूने के लिए केवल 1 मिनट है। चाहे वो सफल हो या असफल, कोई दंड नहीं होगा। मिडोरी हर 10 सेकंड में केवल एक बार हमला करेगा, जिससे ये मुकाबला निष्पक्ष बना रहेगा। कोई झिझक की जरूरत नहीं, कोई डर की आवश्यकता नहीं। कनागी किसी भी कौशल या हथियार का उपयोग कर सकता है, जबकि मिडोरी खुद अपनी कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।
अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए मिडोरी हथियारों का एक विशाल शस्त्रागार बुलाता है और कनाघी को उनमें से कुछ भी चुनने का विकल्प देता है। इतने सारे पौराणिक हथियारों को एक साथ प्रकट होते देखना इस चुनौती को और भी अविश्वसनीय बना देता है। कनाघी के मन में भ्रम छा जाता है। यह विचार कि वो प्रसिद्ध मिडोरी के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल होगा उसे विश्वास नहीं हो रहा। फिर भी वो झिझकते हुए पूछता है कि क्या वो वास्तव में कोई भी हथियार उपयोग कर सकता है। इसके उत्तर में मिडोरी एक काताना यानी तलवार उठाता है। उसकी पकड़ हल्की लेकिन संधी हुई है। वो इतनी सहजता से उस कताना को बीच में से काट देता है मानो वो केवल एक सूखी टहनी हो। उसने बिना किसी घमंड के कहा कि उसका शरीर किसी भी तलवार की धार से अधिक तेज है। कनाघी अभी इस प्रदर्शन को समझ ही रहा था कि हिनोई की अधीरता उबर आती है। उसके स्वर में झुंझलाहट थी। वो अब और मिडोरी का आत्मविश्वास सहन नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मिडोरी की ऐसी बातें असहनीय हैं। कनाघी को अपने भीतर हिनोई की ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस होती है। उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी, मानो वो पूरी शक्ति से बाहर आने को तैयार थी। उस क्षण कनाघी को ये एहसास होता है कि मिडोरी की शक्ति वास्तव में संस्थापकों के समान स्तर की है। उस शक्ति के खिलाफ उसकी जीत की कोई संभावना नहीं। फिर भी वो जानता है कि अब संकोच करने का समय नहीं है। इस दौरान सारे छात्र मैदान के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं इस लड़ाई को देखने के लिए। बिना किसी चेतावनी के मिडोरी काउंटडाउन शुरू करता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है जब वो परीक्षा की शुरुआत का संकेत देता है। कनाघी अपनी तलवार उठाता है और मिडोरी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है दृढ़ निश्चय के साथ। हिनोई पूछता है कि क्या वो अकेले ही लड़ने की सोच रहा है, ये कहते हुए कि ये अनुचित है, लेकिन कनाघी उसे अनदेखा करता है और अपने हमले को जारी रखता है। वो जानता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है, लेकिन वो मानता है कि अगर उसे एक किंवदंती बनना है तो उसे अपनी शक्ति पर ही भरोसा करना होगा, ना कि संस्थापकों की उधार दी हुई ताकत पर। वो मिडोरी पर अपनी तलवार चलाता है, लेकिन मिडोरी बहुत आसानी से झुककर बच जाता है। यहाँ तक कि जब कनाघी लगातार हमला करता रहता है, मिडोरी फिर भी अपने फ़ोन पर बना रहता है और मजाक में पूछता है कि वो कौन सा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये लड़ाई निश्चित ही वायरल हो जाएगी। छात्र अविश्वसनीय दृष्टि से देखते हैं, ये सोचकर कि मिडोरी कितनी सहजता से हर वार से बच रहा है और अभी तक लड़ाई को गंभीरता से भी नहीं लिया। हालांकि कनाघी लगातार हमला करता रहता है, एक छात्र उसकी चालों में कुछ अजीब देखता है। वो गौर करता है कि कनाघी अपनी तलवार उठाता है जैसे वर्टिकल स्लैश करेगा, लेकिन अचानक बहुत तेजी से वो चाल बदलकर हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है, मिडोरी के पैरों और गले को लक्ष्य करते हुए। प्रदर्शन बिल्कुल सटीक होता है और कनाघी खुद भी आश्चर्यचकित होता है कि उसका शरीर इतनी सहजता से कैसे चल रहा है। वो देखता है कि वो थक नहीं रहा और सोचता है कि क्या ये संस्थापकों की शक्ति का प्रभाव है। उसके विचार तब कट जाते हैं जब मिडोरी अपनी एक उंगली उसके सिर पर रखता है, उसे फटकारने की मुद्रा में, और हल्के से कहता है कि 10 सेकंड पूरे हो गए हैं। कनाघी मुश्किल से बच पाता है, लेकिन मिडोरी की उंगली से निकली पूरी शक्ति मैदान को पूरी तरह तबाह कर देती है। यह देख कनाघी को एहसास होता है कि अगर वो वार उस पर लगा होता तो उसका सिर अब तक उड़ चुका होता। मिडोरी अपने हाथ की तरफ देखता है और कनाघी से किसी शत्रुता की भावना महसूस नहीं करता। सोचता है कि शायद उसने अपनी शक्ति का गलत आकलन किया है। कनाघी को भय घेर लेता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो वो मारा जाएगा। वो बेतहाशा कोशिश करता है उस एहसास को फिर से पाने की, अपने भीतर की अधिक शक्तिशाली आत्मा को। जैसे ही वो ध्यान केंद्रित करता है, एक जबरदस्त आभा उससे निकलती है जिससे मिडोरी चौंक जाता है। कनाघी एक और हमला करता है। इस बार उसकी गति और तेज होती है। छात्रों की आंखें फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाते हैं कि कैमरा उनकी चालों को कैद नहीं कर पा रहा। मिडोरी कनाघी की उपस्थिति में आए बदलाव को महसूस करता है और सोचता है कि क्या इस शक्ति को सक्रिय करने की कोई शर्त है या फिर कनाघी जानबूझकर इसे छिपा रहा है। दूसरे 10 सेकंड बीत गए हैं। मिडोरी तय करता है कि इस बार वो हल्के से वार करेगा। वो नीचे झुकता है, अपनी उंगली को कनाघी की छाती की ओर ले जाता है और उसे एक हल्का प्रहार करता है जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। कनाघी खून थूकता है, लेकिन वो इस अनुभव को अविश्वसनीय मानता है। वो गर्व से सोचता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर अवेकनर से लड़ रहा है। वो समझता है कि अगर उसका शरीर अभी भी पहले जैसा होता तो वो अब तक मर चुका होता। ये एहसास उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। ये इस बात का संकेत है कि वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है।
हालांकि वो ये भी स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी मिडोरी की परीक्षा को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मिडोरी कनागी की ओर देखकर कहता है कि उसने अपनी शक्ति का सही नियंत्रण नहीं किया। ये कहकर वो फिर से अपनी एक उंगली उठाता है और कहता है, तीसरा हमला। छात्र घबरा कर चिल्लाते हैं, वे सोच भी नहीं सकते कि मिडोरी इस तरह से लड़ाई कर रहा है। कनागी जानता है कि उसका समय अब लगभग खत्म हो गया है। वो ध्यान केंद्रित करता है और संस्थापकों की शक्ति को बुलाने की कोशिश करता है। उनकी आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलती हैं और उसके चारों ओर एक दृश्य रूप में प्रकट होती हैं। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हिनोई उल्लास से चिल्लाता है, आखिरकार उसने हमारी शक्ति का उपयोग शुरू कर दिया। मिडोरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो महसूस करता है कि कनागी की उपस्थिति अचानक बदल गई है। वो कहता है, अंततः तुम गंभीर हो गए। हिनोई पूरी तरह कनागी के शरीर के साथ एकाकार हो जाता है। इस रूपांतरण में कनागी का शरीर चमकदार ऊर्जा से ढक जाता है और उसके चारों ओर की हवा कंपन करने लगती है। छात्र चौंक जाते हैं। कोई कहता है कि यह शक्ति किसी साधारण हंटर की नहीं हो सकती। सभी समझ जाते हैं कि कुछ असाधारण घट रहा है। मिडोरी शांत स्वर में कहता है, अब असली लड़ाई शुरू हो रही है। कनागी आगे बढ़ता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि कैमरा उसे कैद नहीं कर पाता। वो मिडोरी की गर्दन तक पहुंचता है और एक पल में उसकी कॉलर को छू लेता है। सभी के सामने वो मिडोरी को छूने में सफल हो जाता है। छात्र स्तब्ध रह जाते हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि कनागी ने मिडोरी को छू लिया। मिडोरी खुद भी चकित होता है और धीरे से कहता है, तुम पास हो गए। उसकी आंखों में हल्की सी प्रशंसा चमकती है। वो कहता है, तुम पहले छात्र हो जिसने 1 मिनट के अंदर मुझे छूने में सफलता पाई। सभी जोर से चिल्लाते हैं, तालियां बजती हैं। कनागी लंबी सांस लेकर थककर जमीन पर बैठ जाता है। वो जानता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे उससे भी बड़ी लड़ाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस क्षण वो अपने सपने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। ये सुनकर मदोरी की ओर मुड़ता है, जो खुद भी उतनी ही असमंजस में है और किसी उत्तर की तलाश कर रही है। बाद में उस रात कानागी घर पर अपनी मां की रसोई में मदद करता है, जबकि वो खाना बना रही होती है। वो अनायास पूछती है कि कितने मेहमान आने वाले हैं, और कानागी अभी भी अनिश्चित अनुमान लगाता है कि केवल एक ही आएगा। उसकी मां दिन की घटनाओं को याद करते हुए कहती है कि ये एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। न केवल कानागी ने हंटर की परीक्षा पास की है, बल्कि उसने मदोरी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का ध्यान भी आकर्षित किया है। वो अपने बेटे की क्षमताओं में विश्वास जताती है, ये मानते हुए कि वो हमेशा मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कनागी चुपचाप उसकी बातों को सराहते हुए सुनता है। हालांकि उसकी मां का चेहरा जल्द ही चिंता से भर जाता है, क्योंकि वो कहती है कि इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के घर आने से कहीं उनका घर कुत्तों के घर जैसा न लगे। कनागी झुंझलाते हुए इस बात को तुरंत खारिज कर देता है और जोर देता है कि मदोरी ऐसा सोचने वाला इंसान नहीं है। अपने सारे काम खत्म करने और मां की मदद करने के बाद वो आखिरकार बिस्तर पर गिरता है। उसके मन में अब भी दिन की घटनाएं घूम रही होती हैं। उसकी नज़र उस कार्ड पर जाती है जो मदोरी ने उसे दिया था, और एक अनिश्चितता की भावना उसे घेर लेती है। वो खुद से सवाल करता है कि मदोरी ने इस स्थिति पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया। उसके विचार वापस युद्ध भूमि की ओर लौटते हैं, जहां उस दिन की घटना उसे याद आती है, जब रेन ने मदोरी को गिरा दिया था और उसका पैर मरोड़ दिया था। उसे मदोरी की दर्द भरी चीख अब भी साफ साफ याद है, जब रेन ने उसका सामना किया था। उसी पल मदोरी ने कानागी को उसकी पहले कही बातों की याद दिलाई थी, जिसमें उसने कहा था कि वो उसकी जीत के बाद उसका साथी बन जाएगा। कानागी भ्रमित होकर साफ इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। रेन अब और भी ज्यादा उत्तेजित होकर मदोरी के पैर को और कसकर पकड़ लेती है। मदोरी कानागी से कहता है कि वहां बहुत सारी निगाहें हैं, और सुझाव देता है कि वे रात में उसके घर मिलें ताकि सारी बातें विस्तार से की जा सकें। वो वादा करता है कि वो उसे विकल्पों के बारे में बताएगा और उनके असली दुश्मनों के बारे में भी जानकारी देगा। कानागी सोचता है कि ये दुश्मन कौन हो सकते हैं, ये जानते हुए कि टावर पहले ही फाउंडर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया है और वर्तमान हंटर का कार्य केवल उन राक्षसों को खत्म करना है जो डायमेंशनल क्रैक से बाहर आए थे। वो सोचता है कि क्या कोई और कारण है, पर जल्द ही नींद की गोद में चला जाता है। अचानक हिनोई की चिल्लाहट से उसकी नींद टूट जाती है। वो देखता है कि हिनोई और फाउंडर्स उसके कमरे में जमा हो गए हैं। वो हैरान होकर पूछता है कि वे सब वहां क्यों हैं और क्या हुआ, लेकिन हिनोई बस इतना कहती है कि वे कुछ चर्चा कर रहे थे और अब वो समाप्त हो गई है। अब भी उलझन में कानागी खुद को ढकता है और चिंतित होकर पूछता है कि क्या उन्होंने ये तय कर लिया है कि उसका शरीर कौन लेगा। हिनोई कुछ कहने ही वाली थी, तभी डोरबेल बजती है। माफी मांगते हुए कानागी मान लेता है कि
हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। अलविदा।